डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। दो केस इसमें लेके डिस्कस किया था। एक तो डाइपोल के एक्सिस पे ना, कि डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो पहले पॉइंट में आपने देखा कि डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वेक्टर 1/4πε0 2p/r³ होता है, ठीक है ना। और उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। उस प्लेन पे जो कोई भी पॉइंट है उस पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1/4πε0 p/r³। दैट इज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इन द सेंस कि इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेकेंड केस में जो इक्वेटोरियल प्लेन के केस में है, वो जो है p के अपोजिट डायरेक्शन में है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट यही करता है, यही रिप्रेजेंट करता है कि e का जो डायरेक्शन है p के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये दोनों आप डिराइव कर लिए थे कल, और इसको अच्छे से देख लेंगे। अब इसके आगे हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ना। देखो डाइपोल तो अभी पढ़ते आ रहे हो आपने, आपने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डाइपोल के बारे में बता दें आपको। देखो बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ये क्या होता है, डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझोगे आसान अच्छे से। जैसे नॉर्मली अगर कोई एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है दैट मींस उसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सभी जो है एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्ड है। जैसे जितना भी पॉजिटिव, मान लीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज है, 10 + 10 चार्ज है, ठीक है ना, वो इस पॉइंट पे सेंटर्ड है। और -10 चार्ज है, वो भी इसी पॉइंट पे सेंटर्ड है, दोनों एक ही पॉइंट पे सेंटर है। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, देखिए देखो भाई, डाइपोल कैसे बनता था, एक यहाँ चार्ज होता था, एक यहाँ चार्ज होता था, एक प्लस और माइनस होता था, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डाइपोल फॉर्म करते थे, करते थे नहीं करते थे। लेटेस्ट अगर इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, जिसको आपने 2a मान रखा था, अगर इसको 0 कर दे, 2a हटा दें, 2a खत्म कर दें, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इसी एक ही पॉइंट पे आ गया, इसी पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसी पे जो है माइनस क्यू चार्ज हो गया, एक ही पॉइंट पे। मतलब कंसेंट्रेट इनका जो है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज आर सेंटर्ड एट अ सिंगल पॉइंट। तो इस समय ये क्या होगा, डाइपोल बनेगा। इसका जो, जैसे कि आपने देखा था डाइपोल मोमेंट क्या था, P = Q × 2a ना, दो में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते थे और उन दोनों को चार्ज के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई करते थे, तो वो क्या देता था, डाइपोल मोमेंट P। जबकि यहाँ पे क्या है, इस केस में 2a की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो ये क्या है भाई, एक ही पॉइंट पे दोनों है सेंटर ना, तो 2a मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो ये 0 डाइपोल मोमेंट ना, ये कहा जाएगा 0 डाइपोल मोमेंट, 0 डाइपोल मोमेंट, ठीक है।
center of positive charge and center of negative charge are at the same point ना, या फिर total positive charge and total negative charge are centered at a single point, then they have zero dipole moment. अगर मान लो, अब देखो इसी केस में अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है ये दोनों एक पॉइंट पे हैं ना, ये दोनों सेंटर्ड है एक पॉइंट पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को उठा के एक ऐसे जगह पे रख रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको मैं रखूं, अभी इसके पहले क्या था, डाइपोल मोमेंट जीरो था, जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इस सिस्टम को उठा के यहाँ पे रख दिया, तो अब जरा हमको बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही रखने के बाद अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगा, चार्ज है तो चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद। तो किधर लगेगा, किस पे, और देखिए ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ये प्लस ये माइनस। तो ये आप जानते हैं कि प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। प्लस चार्ज इधर मूव करेगा और नेगेटिव, ये प्लस चार्ज इधर मूव करना चाहेगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो पॉइंट एक थे, तो ये इनके बीच का कुछ सेपरेशन आ जाएगा, क्योंकि भाई प्लस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा और नेगेटिव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो इस पे फोर्स लगाएगा दोनों चार्ज पे। तो दोनों चार्ज के बीच देखो कुछ थोड़ा सा सेपरेशन आ गया। अभी 2a क्या था, नेटवर्क कीजिए, हाँ 2a जो था वो जीरो था इसके पहले केस में। अभी जो है बेटा कि वो जो दोनों के बीच का सेपरेशन था ना, थोड़ा सा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लगाने के बाद दोनों के बीच थोड़ा सा सेपरेशन आ गया। तो अब देखो पहले जो डाइपोल मोमेंट जीरो था, अभी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, क्योंकि Q इंटू 2a मतलब इनके बीच का सेपरेशन, ये अगर मान लो इनके बीच का सेपरेशन जो छोटा सा आया है वो d है, स्मॉल d, इतना सेपरेशन जो है आया। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो नया बनेगा वो Q इंटू d हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहले डाइपोल मोमेंट था नहीं, बाद में आया, तो इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है डाइपोल मोमेंट पहले नहीं था, अरे बेटा दानी यारिंग, हाँ ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट समझ में आया कि बिफोर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो डाइपोल मोमेंट because the total positive charge and negative charge are centered at the same point, while when we apply an external electric field, positive charge and negative charge get separated, by some small distance. That's why dipole moment is created, that's called induced dipole moment, ठीक है ना, induced dipole moment। ये यहां तक induced dipole moment का कंसेप्ट समझ में आया। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, और इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे उनको बोलेंगे हम, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बोलेंगे हम नॉन पोलर, क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनके पास कोई परमानेंट, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता ना। देखा कि जैसा कि आपने अभी देखा, जब तक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है
तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 था। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, दैट इज 0 डाइपोल मोमेंट। ये जो है नो परमानेंट ठीक है ना, non-polar molecules have no permanent dipole moment और they have induced dipole moment when they place non-polar molecules को जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उनके पास एक जो है डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। इनका एग्जांपल बताओ जरा, एग्जांपल अगर मैं पूछूं, एग्जांपल बताओ भाई। जैसे देखो H2O2 CO2 CH4 ETC। देखो इनका अगर मैं H की बात करूं तो H और H ये जो है इनके बीच का ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितना फोर्स ये अपनी तरफ खींचना चाहेगा उतना ही फोर्स ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इनका मूवमेंट कहीं होगा नहीं होगा। उसी प्रकार से O2 और CO2 में भी, CO2 का देख लो, यही तो स्ट्रक्चर होता है ना CO2 का, CO2 का स्ट्रक्चर वही होता है। ठीक है, हाँ ये CO2 का स्ट्रक्चर यही होता है ना। तो देखो CO2 में मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मान लीजिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इधर ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 2 न्यूटन से मान लो, और ये भी इधर क्या करेगा, सेम फोर्स 2 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं होगा, कहीं डिस्प्लेस करेगा नहीं। तो इसीलिए ये इनका जो है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को जो बोलेंगे हम वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है ना। दैट मॉलिक्यूल्स दैट हैव द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं, जैसे मान लो HCl हो गया, जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, लाइक दैट, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, HF हो गया, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव पार्ट मतलब इनके बीच ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ सेपरेशन ऑलरेडी होगा। दैट मींस द मॉलिक्यूल्स इन विच center of positive charge and center of negative charge are separated by some distance, या फिर are not coincide with each other, मतलब एक दूसरे पे नहीं होंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, मतलब एक ही सेंटर नहीं होगा, दोनों का अलग अलग सेंटर होगा। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स ना, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये बोलेंगे दे है permanent dipole moment, they have some permanent dipole moment, ठीक है ना।
कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। और जैसे ही सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इनका डायपोल मोमेंट जो है पहले से इंक्रीज कर जाएगा, पहले जो रहेगा उससे इंक्रीज कर जाएगा डायपोल मोमेंट अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, पोलर और नॉन पोलर। उनको कैसे आप डिफाइन करेंगे, डायपोल मोमेंट के बेसिस पे, ठीक है ना। जिनका परमानेंट डायपोल मोमेंट जो है जीरो है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो डायपोल मोमेंट जीरो है। तो उस टाइप के मॉलिक्यूल्स को आपने बोल दिया नॉन पोलर, और विदाउट एनी अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स हैव सम डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हो गया ना, लिख लिया होगा। जैसे मैं बोला ना अपने लैंग्वेज में लिख लेना इसको, ठीक है। ओके, ओके। देखो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फील्ड में अगर डायपोल को रखा जाए तो उस डायपोल पे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें अगर यहाँ पे ना। डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन अ कोमो राधे म्यूट टू योर माइक। चलो देखो, जो यहाँ पे हमने बताया कि डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बोलते हैं हम, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, पहले फिगर समझ लो, इसके बाद जो है let us suppose this is representation of uniform external field. Okay, this is representation of uniform external field. This is E. Okay, ये कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है। अब मैं बताऊं यहाँ पे डायपोल को इसमें प्लेस करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को रख रहे हैं, को किसी तरीके से रख सकते हैं, जैसे मान लो हम ऐसे रख दिया ये, this is dipole ना, here charge plus q is placed here and minus q charge is placed here। ये प्लस q चार्ज है और एक माइनस q चार्ज है, और इनका सेंटर ये है, सेंटर पॉइंट, और इनके बीच का सेपरेशन जो है हमने बोल दिया सेम, ये 2a है, ये इनके बीच का सेपरेशन हो गया 2a, ठीक है। चलो ठीक है, समझते रहो इसको। ये 2a जो है सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच का, मतलब डायपोल का लेंथ 2a है, प्लस q चार्ज है, माइनस q चार्ज है। अच्छा ये बताओ जरा हमको, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ये जानते हो ना फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जाता है, या फिर इक्वल टू q इनटू e, ये जानते हैं नहीं जानते आप, ये जानते हैं आप, या फिजिकल टू q इनटू e। अगर ये पॉजिटिव है मतलब ये f का डायरेक्शन किधर है, e के डायरेक्शन में, अगर मान लो f इक्वल टू माइनस q इनटू e
अगर ये Q जो है नेगेटिव हो गया तो इसका क्या मतलब F का जो डायरेक्शन होगा, F का जो डायरेक्शन होगा वो E के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव साइन ये बताएगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ F फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर। यहाँ पे जब ये नेगेटिव रहेगा तो देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इस पे किधर लगेगा, इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, दोनों पे फोर्स बराबर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड QE होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना भाई, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। Q into E, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा इस पे, ऐसे है डायपोल। अब ये इधर फोर्स लगा रहा है, इस एंड पे इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डायपोल को क्या करेगा, रोटेट कराने का प्रयास करेगा। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। देखो अब हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने जो है थीटा एंगल पे जो है, थीटा एंगल के इंक्लाइनेशन पे जो हम इस डायपोल को प्लेस किए हुए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, QE जो है एक एंड पे लग रहा है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दूसरे एंड पे जो है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स जो लग रहा है। तो अब देखो, अगर भाई देखो एक मैं आपको याद दिलाऊं, क्लास 11 में जो आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक रॉड था जिसपे एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था, किसी ऑब्जेक्ट पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लगते थे तो क्या बनता था, दे फॉर्म अ कपल, और इनका जो इस पे टॉर्क लगता था, टॉर्क इक्वल टू R प्लस F होता था। याद आया कुछ, अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो दे फॉर्म अ कपल, कपल का फॉर्मेशन करेंगे वो, मतलब और उस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वैल्यू जो है तो R क्रॉस F ऑफ लिखते थे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा केस बन रहा है क्या, कुछ ऐसा केस बन रहा है क्या, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट हो गया, डायपोल हो गया, डायपोल है, अब डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक एंड पे इधर फोर्स लग रहा है, दूसरे एंड पे अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों का मैग्नीट्यूड भाई सेम है। देयर इज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस डायपोल। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जिसकी वजह से ये डायपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोटेट कराएगा, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आप जानते हैं, अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, किसी एक फोर्स का, दोनों में से एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ना। तो यहाँ फोर्स के स्थान पर लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मतलब किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उन दोनों फोर्स के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम देखो कैसे निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं इधर और इसको यहाँ पे नीचे कर दूं, तो देखो
ये वाला डिस्टेंस जो है, अगर मैं बोलूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये BC जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा क्या? BC ही तो होगा भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं फोर्स मतलब QE इनटू डिस्टेंस क्या, BC, ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसी को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो टॉर्क आ जाएगा। अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकालना चाहें फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACB, यहाँ जरा बताओ हमको साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2A, ये क्या हो जाएगा भाई? BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? अब BC की वैल्यू यहाँ पे ला के रखें, Q इंटू E इंटू 2A साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूं, E अच्छा ये Q है, इसको 2A इसके साथ में लिख दे रहे हैं, Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा, ठीक है भाई। Q इंटू 2A, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? Q इंटू 2A, इट इज डाइपोल मोमेंट P। तो ये हो गया भाई आपका P E साइन थीटा, ये इस पे लगने वाला टॉर्क हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? बिटवीन बोथ फोर्सेज आई एम क्लियर कर दें, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है। वैसे भी सही था, देखो टाउ P E sin थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया टॉर्क का, ठीक है ना। मतलब ये टॉर्क जो है इतना मैग्नीट्यूड होगा उस पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को रखेंगे तो वो जो टॉर्क लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायपोल पे, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा जरा बताओ हमको। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आप ये जानते हो ना, यहाँ दिख रहा है, देखो आप ये जानते हो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, AB sin थीटा ये जानते हो सब, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है A क्रॉस B, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। देखो भाई ये आ गया टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया टॉर्क की वैल्यू। और थीटा जो है यहाँ पे देखो, थीटा जो है P और E के बीच का एंगल है, वो आप देख रहे होगे। देखो P मतलब क्या, P मतलब यही तो है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये P है, ये P है और ये E है, P और E इन्हीं के बीच का एंगल थीटा है ना। यहाँ पे देखो P क्रॉस E, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, ये है। क्लियर हुआ? हो जाएगा ना। अब यहाँ पे केसेस आप डिस्कस कर सकते हो, डिफरेंट केसेस। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, देखो यहाँ पे अगर पहला केस अगर मैं बोलूं, if dipole is placed along the direction of external field, ये डायपोल ऐसे प्लेस कर दिया जाए, अगर ये इस डायपोल को ऐसे हम रख दें तो इस पे टॉर्क कितना होगा, डायपोल ऐसे, तो ऐसे अगर हो जाएगा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यही तो आप मेजर कर रहे हो थीटा,
इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो इन द सेंस कि जो है डायपोल इसके अलोंग है। तो यहाँ पे रखो जरा वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क जो है जीरो हो जाएगा। ये कैसा केस हो गया, ऐसे करके फोर्स, एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे अगर दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है सेम है तो टॉर्क नहीं बनेगा। जैसे मान लो ऐसे ये देखो क्या, एक फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स लाइन ऑफ एक्शन यही है, सेम है लाइन ऑफ एक्शन, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसा कि अगर ऐसा है, जैसे देखा ऐसा आपने देखा था, तो ये फोर्स इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये फोर्स इधर है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसलिए टॉर्क बन रहा था। इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, मतलब लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो टॉर्क नहीं बनेगा। अब दूसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दे, मतलब ये जो डाइपोल है वो ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल ऐसे हो गया, ये डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर, दोनों 90 डिग्री हो गए, तो यहाँ थीटा की 90 वैल्यू रखो, थीटा के स्थान पे 90 रखो, p sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे टाउ जो है ये मिनिमम आप लिख लोगे, टाउ जो है यहाँ पे टॉर्क जो है मैक्सिमम होगा, दैट विल बी p into e। समझ में आया नहीं? तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब डाइपोल जो है हमारा, मैक्सिमम टॉर्क तब होगा जब हमारा डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हो तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, अगर अलोंग द डायरेक्शन रखा हो तो वो मिनिमम टॉर्क लगेगा और उसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है ना, देखो यहाँ पे थीटा जीरो रख दिया या 180 भी रखेंगे तो यही केस आएगा, थीटा जीरो या फिर 180, दोनों केस में यही आएगा। देखो अगर इसको घुमा के इधर ले गए, प्लस है माइनस है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन दोनों केस में सेम होगा, और साइन थीटा की, साइन जीरो की वैल्यू जो है जीरो होती है, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो उस तरीके से वहां पे आप दोनों केस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बताओ भाई।